हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जावा में एक कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंस्ट्रक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके जब आप जावा प्रोग्रामिंग सीख रहे हो। कंस्ट्रक्टर में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके टाइप का हर एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होती है, दिस कीवर्ड क्या होता है, दिस मेथड क्या होती है, और इसके साथ ही हम हर एक चीज़ के बारे में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जो है आपको कोडिंग भी समझाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में शुरू से अंत तक बंद रहिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है। हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में या फिर आपके टेस्ट में क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिए जाएं और आपसे इसका आंसर ना मिल पाए। इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा बना सकता हूँ और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कंस्ट्रक्टर के बारे में हर एक चीज़। ये कंस्ट्रक्टर का वन शॉट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में नहीं आता, हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, हमने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है कि अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। किस चीज के लिए? टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को जब भी इनिशियलाइज करना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं किस चीज का? कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जावा क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो भी हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं उनको क्या करता है, उनको कॉल कर लेता है, उनको डायरेक्टली क्या करता है, कॉल कर लेता है। हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती। जावा ऑटोमेटिक जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो भी उसका कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल कर लेता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि हैज द सेम नेम एज द क्लास, यानी जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसका नेम जो हम देते हैं वो हमारे क्लास नेम जो है वही होता है। सपोज अगर हमने क्लास नेम दे दिया है डेमो, ठीक है, तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी डेमो ही होगा, यानी कि हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास नेम हमेशा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा सेम होना चाहिए। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। हमारे कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, क्योंकि हम जो है कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ना कि हमें कुछ रिटर्न चाहिए होता है। ठीक है, हमें कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए होता है कंस्ट्रक्टर से, इसीलिए हम कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देते हैं। इवन हम इसमें वॉइड भी नहीं देते हैं। हम लिखते हैं ना वॉइड मेथड के अंदर में, तो हमें यहाँ पे वॉइड भी नहीं लिखते हैं। वॉइड या फिर इंट जो भी लिखते थे अपने मेथड के अंदर में, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। वो चीज़ हम क्या यहाँ पे नहीं लिखते हैं। इसका मतलब क्या? कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ पे नहीं देते हैं। ठीक है। इसका हम यूज किस लिए करते हैं? टू सेट इनिशियल, इसका हम यूज किस लिए करते हैं? यूज टू सेट इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं उसके इनिशियल वैल्यू को सेट करने के लिए यूज करते हैं हम किस का? अपने कंस्ट्रक्टर का। यानी कि हमारे क्लास के अंदर में जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उसके इनिशियल वैल्यू को सेट करने के लिए, जो उसका डिफॉल्ट वैल्यू है उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं किस का? अपने ऑब्जेक्ट का, अपने कंस्ट्रक्टर का। ठीक है। आई होप कि आपको ये कंस्ट्रक्टर का जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका सिंटेक्स। जो हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं उसका सिंटेक्स कैसा होता है उसको देखते हैं। ठीक है। हम लिखते हैं अपने, जैसे हमने क्लास बनाया क्लास, और क्लास का नेम हमने क्या दे दिया? हमें माई क्लास। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे माई क्लास, उसके बाद देंगे पैरेंथेसिस और देंगे इसकी बॉडी। यहाँ से यहाँ तक इसकी बॉडी हो गई। इसके अंदर में हम जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं हम वो लिख देते हैं। बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं जो भी चीज़ हमें इनिशियलाइज करनी होती है वो। ठीक है। जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे क्लास के अंदर में है उनको इनिशियलाइज करने वाली चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दिया है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, यानी कि जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हम यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कर देते हैं ताकि कंस्ट्रक्टर जो है आपको मालूम चले कि वो कॉल हो गया है। ठीक है। तो सिंटेक्स क्या हुआ इसका कि जो भी क्लास नेम है हम लिखते हैं बेसिकली बाय द वे क्लास, उसके बाद देते हैं क्लास नेम से हमने यहाँ पे दे दी है माई क्लास। ठीक है। उसकी हमारी क्लास की बॉडी जो स्टार्ट हो गई। जब हम बनाते हैं अपना कंस्ट्रक्टर उसके लिए हम क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं अपने क्लास का नेम, जैसे हमने यहाँ लिख दिया माई क्लास पैरेंथेसिस, और उसके बाद देते हैं हम यहाँ पे अपना बॉडी।
बॉडी दे के अंदर में जो भी हमारा बॉडी के अंदर में जो देना चाहते हैं उसको हम दे सकते हैं। ठीक है, ओके, आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रक्टर, हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों है। हम तो मेथड भी बना रहे थे, हमने पिछले वीडियो में ब्लॉग भी पढ़ा था, अब में कंस्ट्रक्टर की नीड क्यों है, हमें पढ़ना क्यों जरूरी है कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, यानी कि हम अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, हम अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, टू असाइन डिफॉल्ट और कस्टम वैल्यूज, यानी कि हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं कोई डिफॉल्ट वैल्यू या फिर कोई कस्टम वैल्यू को जो है हम असाइन करने के लिए यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, हम चाहे तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं और कुछ कस्टम वैल्यू जो अपने हम चाहते हैं सेट करना उसको भी इसके थ्रू हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है, टू अवॉइड रिपीटेटिव कोड, यानी कि हम जो है बार बार कोड नहीं लिखना पड़े, उसके लिए जो हम यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर का। टू अवॉइड रिपीटेटिव कोड, यानी कि बार बार कोई भी कोड हमें नहीं लिखना पड़े, उसके लिए यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर का। जैसे कि अगर बात करके इसी एग्जांपल की, हम सपोज हम चाहते हैं कि जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें स्टूडेंट क्लास का, उसके अंदर जो है ना एक डिफॉल्ट रोल नंबर और डिफॉल्ट नेम जो है सेट हो जाए। जब भी हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो वहां पे एक डिफॉल्ट जो है स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका नेम डिफॉल्ट सेट हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्टर का। क्या यूज कर सकते हैं, अपने कंस्ट्रक्टर का यूज के लिए कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो कि हम कंस्ट्रक्टर क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर के टाइप्स कितने होते हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्टर है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कंस्ट्रक्टर के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है वो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सबसे जो पहला है वो कौन सा, वो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो सेकंड है वो उसको हम बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और जो थर्ड है उसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पहला है उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो सेकंड है उसको बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और जो थर्ड है उसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से देखते हैं कि ये जो तीनों कंस्ट्रक्टर के टाइप्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है, क्यों इन तीनों का यूज हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका हम यूज क्यों करते हैं। ये क्या होता है कि प्रोवाइडेड बाय जावा ऑटोमेटिकली इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड, यानी कि जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं खुद से, तो जावा क्या करता है, एक कंस्ट्रक्टर खुद से क्रिएट करता है। ठीक है, जावा क्या करता है, खुद से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट मतलब आप समझ रहे होगे कि ये जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। ठीक है, इसको हम खुद से क्रिएट नहीं करते, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है जावा के द्वारा। जब हम खुद से कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते, कोई डिफाइन नहीं करते, तो जावा खुद से ही जो है एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसका काम क्या है, ये काम करता है इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट वैल्यूज, यानी कि ये क्या करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर देता है। सपोज कि हमारे पास ये क्लास है स्टूडेंट क्लास, इसमें हमने 2 चीज दे रखा है, हमने दे रखा है यहाँ पे इंट आईडी स्ट्रिंग नेम। तो वो क्या करेगा ना, जब भी इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर देगा। जैसे कि आईडी में क्या सेट कर देगा, क्योंकि आईडी इंटीजर है तो क्या कर देगा, उसमें 0 सेट कर देगा। स्ट्रिंग क्या है हमारा, एक स्ट्रिंग हमारा नेम क्या है, हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग के लिए जो हमारा नेम है इसके लिए क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट नल सेट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये जो है स्ट्रिंग हमारा क्या है, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसीलिए क्या करता है, जो भी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उनको वो बाय डिफॉल्ट नल सेट कर देता है, और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनको लिए जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज उनकी होती है उसको सेट कर देता है। तो यही जो हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये क्या करता है कि जावा ऑटोमेटिक इसको क्रिएट करता है। कब, जब हम खुद से कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं तब। ठीक है, जब भी हम खुद से कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो जावा क्या करेगा, इसको क्रिएट नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ तभी क्रिएट होगा जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी हम खुद से कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उसी केस में काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, जो है हमारा जो सेकंड टाइप है इसका, वो है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ये क्या होता है, ये एक यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है। ये क्या है, ये एक यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, यानी इसको हम खुद से क्रिएट करते हैं, इसको जावा नहीं क्रिएट करता है।
इसको हम खुद से क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं। मैंने आपको याद है, मैंने आपको जब हम मेथड पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मेथड जैसे होता है ना, नो आर्गुमेंट, जिसमें हम बोलते हैं विदाउट पैरामीटर और विद पैरामीटर। तो ये जो नो आर्गुमेंट का मतलब है ना कि इसके अंदर कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं करते, कोई भी आर्गुमेंट जो है इसमें हम पास नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो एक यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है और इसमें हम कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है पास नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कि हमने यहाँ पे क्लास बनाया स्टूडेंट, और जब भी हम इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो हमारा स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे हमने आप यहाँ देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्लास नेम सेम दी है, जो हमारा स्टूडेंट क्लास है नेम, वही हमने अपने कंस्ट्रक्टर का नेम दिया है और यहाँ पे हमने दे दिया है पैरेंथेसिस। इसके अंदर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, हमने यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट पास किया है, हमने यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। यानी कि इसके अंदर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं। ये क्या करता है, ये इनिशियल वैल्यू जो है जो भी सेट करना चाहे हम उसको डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे क्या करना होता है, इस स्टूडेंट के अंदर अगर इसकी होती है आईडी और होता है इसका नेम, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता, आईडी को मैं बाय डिफॉल्ट 0 सेट करता और नेम को जो है मैं सपोज यहाँ पे करता सेट अननोन। ऐसे सेट कर सकते थे, यानी कि हम जो भी चाहे वहां पे सेट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम सेट करना चाहें तो उसको हम सेट कर सकते हैं किसके थ्रू, हम अपने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये क्या है कि यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है और इसके अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट जो है पास नहीं करते हैं, इसको हम बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब आते हैं अपने जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड हमारा टाइप है, उसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, व्हेन वैल्यू आर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यानी जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके दौरान जो है हम इसके अंदर वैल्यू को पास करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसे कि सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, इसके अंदर दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हमारे पास है एक इंट आईडी और दूसरा है स्ट्रिंग नेम। हम जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो ऐसे बनाएंगे, सपोज जैसे कि स्टूडेंट और पैरेंथेसिस के अंदर में हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इन दोनों की वैल्यू को सेट करें, तो हम क्या करेंगे, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहां से हम वैल्यू को ले लेंगे और ठीक है, और उसी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने सपोज यहाँ पे ले लिया एक इंट आई और स्ट्रिंग हमने एन ले लिया। ठीक है, हम यहाँ पे क्या किए कि id इज इक्वल टू आई कर दिए, यानी कि इस id के अंदर ये i वाली वैल्यू सेट हो गई और जो नेम था हमारा उसके अंदर ये n वाली वैल्यू को सेट करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और वहां पे हम क्या करेंगे, जब भी यूजर क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट तो वहां पे वो दो डेटा पास करेगा हमें, एक इसकी आईडी का और दूसरा इसका पास करेगा नेम का। ठीक है, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम उसके डेटा को सेट कर सकते हैं, हम अपने कस्टम डेटा को इसमें सेट कर सकते हैं। सपोज मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा न्यू स्टूडेंट और यहां पे मैं क्या करूंगा, दो वैल्यू यहाँ पास करूंगा, एक किसकी, एक पास करूंगा आई की, दूसरी पास करूंगा मैं एन की। यानी कि आईडी और नेम के लिए मैंने सपोज पास कर दिया यहाँ पे 5 जो कि आईडी हो गई इसकी, और यहाँ पे स्ट्रिंग में पास करूंगा मैं नेम, सपोज मैंने यहाँ पास कर दिया राजा, तो ये क्या हो गया, ये हमारा नेम का वैल्यू हो गया। तो हम ऐसे जो है जब भी कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वहां पे हम कुछ ऐसे वैल्यू को पास करेंगे, तो इसके लिए हमें कोई चाहिए कंस्ट्रक्टर। हम चाहते हैं कि हम एक कस्टम वैल्यू दें, वो जाके हमारे वेरिएबल में जो है उसके सेट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जिसमें हम दो टाइप बनाएंगे, एक हमारा इंटीजर हो गया, दूसरा स्ट्रिंग हो गया। हम अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइप चाहे उतनी टाइप बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम बनाते हैं अपना पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो कि हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जांपल में हमने यहाँ पे दे रखा है इंटीजर आई और दूसरा हमने स्ट्रिंग एन, दो चीज हमने यहाँ पे ले रखा है। आप यहाँ पे जो भी चाहो ले सकते हो, वेरिएबल नेम डजंट मैटर। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, हम इस सबको एग्जांपल के साथ भी देखेंगे, अभी आप लोग टेंशन मत लो, हम सब चीज को एग्जांपल के साथ भी देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया में और वहां चल के हम अपने प्रोग्राम को देखते हैं कि हम कैसे इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज को हम सभी पॉइंट्स को बारी बारी समझेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर दी जिसका नाम हमने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट। हम चाहते हैं इसके अंदर दो प्रॉपर्टी हो, इंट और रोल। ठीक है, और दूसरा हम चाहते हैं इसके अंदर एक हो स्ट्रिंग, इसका नेम, जो भी स्टूडेंट होगा उसका नेम। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज हो, पहला इसका रोल नंबर, दूसरा इसका नेम। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हम सपोज क्या करते हैं कि बनाते हैं अपना एक मेन मेथड। ठीक है, मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए इसकी वैल्यूज,
हमें चाहिए इनकी वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, इनका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, हम लिखेंगे न्यू स्टूडेंट बस। लेकिन हमें चाहिए इनका रेफरेंस वेरिएबल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट और एक S1 बना लिया हमने, जहां पे हमने इसकी वैल्यू को सेट कर दिया। जो हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया S1 जो कि स्टूडेंट टाइप का होगा, और यहाँ पे हमने कर दिया उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सपोज हम अगर यहाँ पे लिखें system.out.println, यहाँ अगर हम लिख दें यहाँ पे इसका रोल, यहाँ हम लिख देते हैं S1.roll। ठीक है, और उसके बाद प्लस करके एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पे रोल के बाद यहाँ लिख लेते हैं नेम, और फिर स्पेस देके कॉन्कैट करके यहाँ लिख लेते हैं S1.name, ताकि हम चाहते हैं एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए, उसका जो भी रोल नंबर होगा और नेम होगा वो। ठीक है, अगर मैं इस क्लास को सेव करूं और इसको रन करूं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसका रोल नंबर और नेम क्या हुआ, रोल इसका हुआ 0 और नेम क्या हुआ नल। जो कि मैंने आपको बोला था कि जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे कॉल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है। हमने अभी तक कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है क्रिएट नहीं किया। तो ये किसने किया हमारे जावा ने, कि एक कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर दिया, और जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, और इसकी इनिशियल वैल्यू जो होती है बाय डिफॉल्ट, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है उसको सेट कर दिया। जैसे कि रोल में इसने सेट कर दिया 0 और नेम में सेट कर दिया नल। ठीक है, हम अगर चाहें तो इनकी एक डिफॉल्ट वैल्यू हम खुद से सेट कर सकते हैं। हम बनाएंगे अपना एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कैसे, जो भी हमारा क्लास का नेम होगा हम लिखेंगे स्टूडेंट। जैसे हमारे क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। यहाँ हम देंगे पैरेंथेसिस, उसके बाद हम देंगे इसकी ब्रैकेट, इसकी बॉडी। ठीक है, हम सपोज यहाँ पे एक लाइन पहले प्रिंट कर लेते हैं system.out.println। यहाँ हम प्रिंट कर लेते हैं समझाने के लिए आपको, सिर्फ आप चाहे उसको लिखो या ना लिखो डजंट मैटर, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। मैंने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कर दिया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। इसके बाद मैं बस यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो अपना रोल है ना, मैंने यहाँ लिखा रोल इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ इसमें एक वैल्यू सेट हो जाए 15। ठीक है, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसका जो नेम है बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे सेट हो जाए क्या, राजा। हम ये चाहते हैं कि इसका रोल नंबर 15 सेट हो जाए और नेम जो है बाय डिफॉल्ट इसका राजा आ जाए, या फिर हम चाहते हैं कि इसका बाय डिफॉल्ट रोल नंबर वो चला जाए 0 और जो इसका नेम हो वो चला जाए यहाँ पे अननोन, यानी कि ये अननोन कोई पर्सन है, इसका अभी तक कोई हमने नेम डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, अब अगर इसको सेव करें और इसको हम रन करें, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर गया और जा करके हमारा स्टेटमेंट को प्रिंट किया। सबसे पहले जो हमने प्रिंट किया हुआ था, तो यहाँ पे हमारा वो स्टेटमेंट आ गया जहां पे हमने लिखा हुआ है क्या, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। और उसके बाद जो है, जो हमारा नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है अपना रोल नंबर और नेम। तो उसने क्या किया, हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है रोल इक्वल टू 0 और नेम इज इक्वल टू अननोन। तो उसने क्या किया, इस रोल में 0 सेट कर दिया और नेम में जो है उसने अननोन सेव कर दिया। ठीक है, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें रोल मिला 0 और नेम क्या मिला, हमें मिला अननोन। ऐसे ही हम एक डिफॉल्ट वैल्यू चाहे कोई कस्टमाइज वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो कि जितनी बार हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी बार जाके वो कॉल होगा। सपोज मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट का, मैंने यहाँ दे दिया S2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जैसे हम इसको रन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल्ड पहली बार हुआ और फिर दोबारा हुआ। क्यों? जितनी बार हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे उतनी बार हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। इस बार हमने चूंकि यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है, तो जावा जो है जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ और सिर्फ तभी क्रिएट होता है जब हम खुद से कोई कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं। हमने यहाँ पे एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, इसलिए जावा जो है एक अपना कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं और हमने यहाँ लिखा है स्टूडेंट, यहाँ हम देंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद हम यहाँ दे दिए इसकी बॉडी, यहाँ पे हम देंगे स्टूडेंट, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देंगे क्या, यहाँ पे हम देंगे अपना पैरामीटर कि हमें कौन कौन से पैरामीटर चाहिए। तो हमें यहाँ पे चाहिए सपोज एक इंट i और दूसरा चाहिए यहाँ पे स्ट्रिंग n।
ये दो चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए एक इंट आई, दूसरा चाहिए यहाँ पे स्ट्रिंग एन। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं रोल इज इक्वल टू आई, जो भी आई की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें, तो हम चाहते हैं कि वो आई की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दे, ठीक है। और नेम इज इक्वल टू एन, यानी जो भी हम एन की वैल्यू लेकर के आ रहे हैं स्ट्रिंग में, वो जो है एन में, इसको नेम में सेट कर दे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हम यहाँ पे एक लाइन प्रिंट भी कर लेते हैं ताकि आपको पता भी चले कि हम जो है एक अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और उसके बाद हमने यहाँ पे रोल की वैल्यू सेट कर दी जो कि हम यूजर से लेंगे, और हमने यहाँ पे नेम की वैल्यू सेट कर दी, ये भी हम यूजर से लेंगे जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट क्लास का, तो ठीक है। हमने यहाँ पे आपको दिखा है कि हमने यहाँ पे एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे हमने एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के साथ यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लिया है, ठीक है। हमने सपोज कि पहला जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वहां पे हमने क्या किया कि इस S1 के साथ हमने क्या किया कि एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो हमने क्रिएट किया था उसको हमने कॉल कर लिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस लाइन को ऊपर कर लेते हैं ताकि इस S1 वाले वेरिएबल को हम यहाँ पे कॉल कर सकें, और जब हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम चाहते हैं कि इस बार हम वैल्यू को पास करें। सपोज मैं चाहता हूं कि इसका रोल नंबर हो 5 और इसका जो नेम हो वो हो राकेश। मैंने यहाँ पे राकेश पास कर दिया सपोज। इसके बाद हम चाहते हैं कि ये लाइन जो है ये इसको हम एक बार नीचे भी लेकर के आए, और यहाँ पे हम कर दे S2 से, ठीक है। S2 का नेम और S2 का जो है रोल, ये दोनों चीजें प्रिंट हो। इसको मैं थोड़ा सा सीक्वेंस सही कर लेता हूँ इसका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसका सीक्वेंस सही कर लिया। अब मैं अगर इसको कॉल करूँ, मैंने इसको सेव किया और इसको रन किया, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखेगा सबसे पहले क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कौन सा, जो कि हमारे यहाँ पे था नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले वो कॉल हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो यहाँ पे उसने उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे सेट किया था रोल इक्वल टू 0 और नेम इज इक्वल टू अननोन। तो हमें यहाँ पे रोल इज इक्वल टू 0 और नेम इज इक्वल टू अननोन मिल गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, इसको प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जहाँ पे हमने दो वैल्यू भी पास की। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया हुआ है। हमने यहाँ पे एक इंट आई और स्ट्रिंग एन लिया हुआ है, और उसकी वैल्यू जो है हमने सेट कर रखी है रोल में और नेम में, ठीक है। तो जब भी हम इसको जब भी हम क्रिएट करेंगे तो ये क्या होगा, जब भी वो इस लाइन पे आएगा तो उसने क्या किया यहाँ पे कि सबसे पहले इस कंस्ट्रक्टर के अंदर गया और जा करके इसको प्रिंट किया। सबसे पहले जो हमने प्रिंट किया था यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कोड, उसने जाके सबसे पहले इसको प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद उसने जो हमने वैल्यू पास की थी, आई की वैल्यू जो जाके रोल में सेट हो गई और एन की वैल्यू जो था वो नेम में सेट हो गया। तो हमें यहाँ मिल गया क्या, रोल इज इक्वल टू 5 और नेम इज इक्वल टू राकेश, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लिया, हम इसको करते हैं S3। अब यहाँ पे हम चाहे तो दूसरा कोई वैल्यू दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 100 और यहाँ पे मैं कर लेता हूं सत्यम, ठीक है। हम चाहे तो इसको भी S3 से कर लेते हैं दोनों को, चूंकि हमारे पास जो तीसरा है वो S3 है तो हमने S3 डाल दिया। इसको सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि हमारा दोबारा से पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर था वो कॉल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास रोल की वैल्यू जो थी वो 100 और नेम की वैल्यू जो थी वो सत्यम मिल गया हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमें जो है नंबर ऑफ रिपीटेशन जो है कॉल, हम यहाँ पे कुछ कोड जो है रिपीट हम जो कर रहे थे पहले, कि हमने एक पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद जो है हर एक पैरामीटर की वैल्यू सेट कर रहे हैं, तब हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हमने क्या किया, सिर्फ एक बार कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, और हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को वहीं पे हम क्या करेंगे, पैरामीटर में पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें जो है बार बार सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमने एक बार अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो अब वहां पे हम वैल्यू को पास कर देंगे। आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है ये चीज समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पे हम पढ़ते हैं कुछ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार इंटरव्यूअर जो है आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो इसको एक बार समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता क्या है, ठीक है। सपोज कि ये क्या होता है कि जब भी हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं सेम क्लास में, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हम उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग।
जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने अपने क्लास के अंदर में 2 कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, एक था पैरामीटराइज और दूसरा था नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं, चूंकि हमने पे 2 आर्गुमेंट क्रिएट, हमने यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, हम चाहे तो 2 से ज्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यानी कि हमारा कंस्ट्रक्टर जो ओवरलोड हो रहा है, यानी कि सेम ही नाम से हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ पॉइंट जो हमें ध्यान देने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, यानी कि जो भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे हम मल्टीपल, तो उनके अंदर क्या है कि पैरामीटर का जो लिस्ट होगा ना वो डिफरेंट होना चाहिए। सपोज अगर हमने सबसे पहला जो बनाया था वो बनाया था स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया था, ये हमारा पहला कंस्ट्रक्टर था। हम चाहे तो एक दूसरा बना सकते थे। यहाँ पे हमने एक दूसरा बनाया था स्टूडेंट, यहाँ पे हमने लिया था इंट आई, और यहाँ पे हमने लिया था स्ट्रिंग एन। ठीक है, ये हमारा दूसरा कंस्ट्रक्टर था। हम अगर चाहें तो हम अगर सेम कंस्ट्रक्टर दोबारा से क्रिएट करें तो हमें देगा एरर। क्यों? क्योंकि हम सेम जो यहाँ पे पैरामीटर पास करके, सेम पैरामीटर की लिस्ट पास करके हम दोबारा कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। हम इनका सीक्वेंस भले अलग कर सकते हैं, हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं हम यहाँ कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम स्ट्रिंग को पहले कर दें, ठीक है, स्ट्रिंग एन कर लिया, और इंट एन जो है हमने इंट आई जो हमने बाद में कर लिया। ऐसे करके हम कर सकते हैं, लेकिन इनका सेम जो पैरामीटर है हम लिस्ट पास नहीं कर सकते। हम पैरामीटर का या तो सीक्वेंस अलग कर दें या फिर उनका नंबर ऑफ पैरामीटर कम ज्यादा कर दें, लेकिन हम सेम पैरामीटर जो है मल्टीपल टाइम्स पास नहीं कर सकते हैं सेम करके। जैसे हमने यहाँ पे दिया 2 चीज, इंट आई और रोल। हमने यहाँ पे दिया एक स्ट्रिंग इंटीजर और दूसरा हमने दिया स्ट्रिंग। हमें पे दोबारा एक जो है स्ट्रिंग और इंटीजर का नहीं दे सकते हैं, हमें उसके लिए नया क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम चाहे तो उनका सीक्वेंस बदल दें या फिर नंबर ऑफ उनका आर्ग्यूमेंट बदल दें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। एक बार आपको दोबारा से मैं समझाता हूँ इसको। इसके लिए मैं आता हूँ अपने दोबारा से प्रोग्राम पे। मैं अपने प्रोग्राम पे आ गया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो है यहाँ पे अपना एक बनाया था नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, जहाँ पे हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर पास किए, इंट आई और स्ट्रिंग एन। हम अगर इसको डुप्लीकेट करते या फिर हम यहाँ पे एक और बनाते हैं विदाउट पैरामीटर, हमने यहाँ लिखा है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपसे यहाँ पे बोलेगा कि यहाँ पे स्टूडेंट जो है कंस्ट्रक्टर जो है ऑलरेडी डिफाइंड है। हमारे क्लास के अंदर में स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर जो है ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हम ऐसा क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पे सेम चीज, यहाँ जो पैरामीटर डाला हुआ है इसको भी अगर दोबारा से डालें तो यहाँ पे आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये भी बोल रहे हैं कि जो हमारे पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड है जहाँ पे हम एक इंटीजर और दूसरा स्ट्रिंग हमने यहाँ पे ले चुका है। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रिंग या फिर सिर्फ एक इंटीजर ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे सिर्फ एक इंटीजर ले लिया तो हम ये क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम चाहे सिर्फ एक स्ट्रिंग लेकर क्रिएट कर सकते थे। हमने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग कर दिया तो हम वो क्रिएट कर सकते थे, या फिर इनका सीक्वेंस हम अलग कर सकते थे। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया स्ट्रिंग एन और दूसरा हमने यहाँ पे कर दिया इंट आई। ऐसे में करके क्रिएट कर सकते थे, या तो हम उनका सीक्वेंस बदल दें या फिर नंबर ऑफ पैरामीटर जो है हम उसको बदल दें। ठीक है, हम ऐसा करके क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम सेम नेम से सेम पैरामीटर के साथ दोबारा कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हम एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं, जो कि है कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर है या फिर मेथड है। इसमें जो है कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए हम एक बार इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम जो डिफरेंस समझेंगे ना, उसको समझेंगे हम इसके फीचर्स के अकॉर्डिंग, कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर में क्या फीचर्स हैं, मेथड्स के अंदर क्या फीचर्स हैं। हम इसके फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे समझेंगे इनके डिफरेंस को। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे जो हमारे पास नेम है, सबसे पहले जो हमारे पास नेम है, तो नेम की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, हमेशा कंस्ट्रक्टर जो है मस्ट हैव सेम नेम एज द क्लास नेम। यानी जो हमारे पास क्लास का नेम होगा सेम हमारे पास कंस्ट्रक्टर का भी नेम होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे क्लास का नेम होगा सेम हमारे पास कंस्ट्रक्टर का नेम होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें मेथड की, तो मेथड्स कैन हैव एनी वैलिड नेम, यानी मेथड का हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मेथड का हम कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर की बात करें तो वहां पे जो भी हम क्लास का नेम होगा वही क्लास का नेम हमें अपने कंस्ट्रक्टर के नेम में देना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये नेम की बात हो गई। अगर बात करें रिटर्न टाइप की, तो कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, ठीक है, यानी हमारे कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। लेकिन बात करें मेथड की, तो मेथड्स हैव अ रिटर्न टाइप और वॉइड, यानी कि या तो उसके पास वॉइड रहेगा या फिर उसके पास कोई भी वैलिड रिटर्न टाइप होगा। सपोज कि उसके पास हो गया इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अगर ये सब नहीं है तो एटलीस्ट उसके पास जो है वॉइड होगा। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप, लेकिन यहाँ पे हम कोई भी रिटर्न टाइप मेंशन ही नहीं करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर में, ठीक है। लेकिन हम अपने मेथड के अंदर में हमें मेंशन करना होता है कि हमारा रिटर्न टाइप क्या है, ठीक है। ये आप समझ गए हो आई थिंक, ओके। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मतलब होता है उसको कॉल करना, इन्वोक मतलब होता है कॉल, ठीक है। इसको हम समझते हैं, कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन न्यू कीवर्ड इज देयर। ये क्या करता है, जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हमारा कंस्ट्रक्टर जो है कॉल होता है, जब उसके साथ न्यू कीवर्ड वहां पे हम लगा करके कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो, ठीक है। और जो मेथड है इसको हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करना होता है। हमें क्या है, मेथड्स आर कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, यानी इसको हमें मैन्युअली इसको कॉल करना होता है मेथड्स को, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पर्पस। पर्पस क्या है मेथड का और कंस्ट्रक्टर का? तो जो कंस्ट्रक्टर का पर्पस है वो क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका यूज करते हैं किसके लिए, हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। लेकिन जो मेथड है इसका यूज करते हैं किसके लिए, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कोई भी स्पेसिफिक हमारे पास टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं अपने मेथड्स का। तो आई होप कि आपको जो कंस्ट्रक्टर और मेथड्स के बीच का डिफरेंस होगा ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में हम सेम नेम देते हैं जो हमारे क्लास का होता है, लेकिन मेथड्स के अंदर कोई भी नेम दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, लेकिन हमारे पास मेथड का एक वैलिड रिटर्न टाइप होता है। कॉल करने के लिए कंस्ट्रक्टर को जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जावा उसको ऑटोमेटिक कॉल कर लेता है, लेकिन हमें मेथड्स को बाय डिफॉल्ट यानी कि हमें उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना होता है। पर्पस की बात करें तो कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं हम इनिशियलाइज करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट को, और मेथड का यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस कीवर्ड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज दिस कीवर्ड? ये दिस कीवर्ड होता क्या है, ठीक है। ये दिस कीवर्ड जो है क्या होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर में, खास करके दिस कीवर्ड क्या होती है इसको समझते हैं, ठीक है। यूज्ड व्हेन लोकल एंड इंस्टेंस वेरिएबल नेम आर सेम, यानी इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल दोनों का नेम सेम होता है। तो हम क्या करते हैं कि दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। किस चीज का? दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। ये करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट था, ठीक है, स्टूडेंट क्लास था हमारे पास, ये क्लास लिख लिया हमने, ठीक है। यहां पे हमारे पास था इंट रोल, दूसरा हमारे पास था यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, ठीक है। हमारे पास ये दो पैरामीटर्स थे, हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे। हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम एक क्रिएट करें कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया सपोज इंट, और यहाँ पे हम सेम देते हैं रोल, ठीक है। दूसरा हमारे पास देते हैं हमने यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने सेम दे दिया नेम, ठीक है। हमने यहाँ पे रोल और नेम जो हमारे पास वहां पे था हमारे इंस्टेंस वेरिएबल में, वेरिएबल का नेम हमने वही वेरिएबल नेम अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर में, यानी अपने कंस्ट्रक्टर के लोकल वेरिएबल में हमने सेम नेम दे दिया। तो यहाँ पे आपको लगता नहीं कि हमें कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी? कंस्ट्रक्टर हमारा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, हमारा जावा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि उसको कौन से कंस्ट्रक्टर हमारे पास, ये जो हम यहाँ पे लिखे रोल इज इक्वल टू रोल, हमने अब यहाँ पे लिखा रोल इज इक्वल टू रोल, तो हमारा जावा जो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि हम ये कौन से रोल की बात कर रहे हैं, ये कौन सा रोल है और ये कौन सा रोल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेम लिखते हैं, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू नेम, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जावा कंफ्यूज हो जाएगा कि हमने यहाँ पे ये कौन सा नेम है, ये कौन सा नेम है, क्या ये वाला नेम है, या फिर ये जो है ये हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये जो है वो वाला नेम है, ये कौन सा नेम है। तो हम क्या करते हैं, अपने कंफ्यूजन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये दिस कीवर्ड यूज करते हैं अपने इंस्टेंस वेरिएबल के साथ, यानी कि हम यहाँ लिखते हैं दिस
डॉट रोल दिस डॉट नेम। ये क्या करता है, ये जब हम दिस कीवर्ड लगा देंगे तो ये बताएगा कि ये जो है आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, यानी कि ये वो वेरिएबल है जो कि आपने अपने क्लास के अंदर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जो आपका नेम है ये वो वेरिएबल है जो कि आपने अपने क्लास के अंदर क्रिएट किया हुआ है। ये जो आपका रोल है दिस डॉट रोल, इसका मतलब क्या है, ये कि आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। और ये जो आपने डायरेक्टली रोल लिखा है इसका मतलब क्या है, ये कि आपका लोकल वेरिएबल है जो कि आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, रोल और नेम, ये आपका लोकल हो गया। और दिस डॉट रोल आपने लगा दिया, इसका मतलब क्या कि ये जो है इंस्टेंस वेरिएबल है सेम क्लास का। अभी तक ध्यान दीजिएगा कि ये सेम क्लास की हम बात कर रहे हैं, सेम क्लास का ये इंट रोल जो हमने डिफाइन किया वो हो गया, और ये हमारे पास उसका नेम हो गया जो हमने दिस डॉट नेम लिख दिया। तो इसको समझते हैं एक बार कोड पे। ठीक है, हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने प्रोग्राम में। हम यहाँ से इस कंस्ट्रक्टर को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ लिख दिया इंट रोल और उसके बाद हमने यहाँ लिख दिया नेम। ठीक है, और यहाँ अगर हम लिखते हैं रोल इज इक्वल टू रोल और यहाँ हम लिखते हैं नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। हम इस वाले कंस्ट्रक्टर को यहाँ से हटा लेते हैं, इसको भी एक चीज यहाँ से हटा लेते हैं। हम चाहते हैं कि आपको सिंपल और क्रिस्प हो। इसको सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे मिला रोल 0 और नेम नल। क्यों? जबकि हमने यहाँ पे वैल्यू तो पास किया था, हमने यहाँ पे पास किया था रोल की वैल्यू 100 और हमने यहाँ पे नेम की वैल्यू सत्यम पास किया हुआ था, लेकिन फिर भी हमें नल मिला और 0 मिला। क्यों? हमने जबकि क्रिएट तो किया हुआ है, हम इसको कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें 0 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जावा जो है कंफ्यूज हो रहा है कि हम ये रोल कौन सी रोल की बात कर रहे हैं, ये हमने नेम लिखा है कौन से नेम की बात कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, चूंकि हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल में सेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे दिस डॉट रोल। इसका मतलब कि ये जो हम चाहते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर में हमारा लोकल वेरिएबल का वैल्यू आए और सेट हो जाए। ठीक है, वैसे हम चाहते हैं यहाँ पे दिस डॉट नेम, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल नेम है वहां पे हम जो लोकल वेरिएबल नेम से वैल्यू लेंगे वो यहाँ पे हम पास करते हैं। इसको सेव करते हैं और इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कि इस बार हमें क्या मिला, हमें मिला रोल इज इक्वल टू 100 और नेम इज इक्वल टू सत्यम। यानी कि हम दिस कीवर्ड का यूज तब करते हैं जब हमें अपने इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों का नेम सेम है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम इंस्टेंस वेरिएबल को अलग से डिफाइन करें कि ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, उसको हमें डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं दिस कीवर्ड का। हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल के साथ यूज करते हैं दिस कीवर्ड का। ठीक है, हमने यहाँ लिखा दिस डॉट रोल, यानी ये कौन सा वेरिएबल हो गया, ये हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, ये रोल। ठीक है, ये दिस डॉट नेम मतलब क्या हुआ, ये हमारा हो गया इंस्टेंस वेरिएबल वाला नेम। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में जरूर नोट कर लीजिएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंटरव्यूअर पूछते हैं कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होती है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग, यानी कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होती है, इसको आप डिफाइन करो। आपसे मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे VVI लिख दिया, इसका मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग का मतलब क्या होता है, कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर। चेन कैसा होता है, चेन ऐसे बना होता है ना, एक चेन यहाँ से फिर दूसरा चेन उसमें से कॉल ऐसे होता है। ठीक है, चेन हमारा ऐसे ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चेन है ये बंधा हुआ दूसरे वाले से, दूसरा जो तीसरे से बंधा है, तीसरे चौथे से बंधा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कंस्ट्रक्टर चेनिंग का कि हमारा जो पहला हमारा ये क्या करता है, एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को जो कॉल करता है, कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर जब भी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। अभी तक मैंने आपको बोला था कि हम कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते, जावा जो है बाय डिफॉल्ट उसको कॉल करता है, लेकिन हम कॉल भी कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्टर को। कैसे? इस दिस मेथड के थ्रू। दिस अभी हमने क्या पढ़ा, दिस कीवर्ड पढ़ा, वो दिस कीवर्ड अलग है और ये दिस मेथड अलग है। ठीक है, ये दिस मेथड के थ्रू हम उसको कॉल करते हैं अपने किसी भी कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, हमारे पास सपोज 2 कंस्ट्रक्टर है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, किसके थ्रू, इस दिस कीवर्ड के थ्रू। लेकिन आपको इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो दिस मेथड है ना, ये हमेशा फर्स्ट लाइन पे ही होगा, फर्स्ट लाइन पे ही होगा। इसका मतलब आप यहाँ पे समझ गए होंगे एक पॉइंट कि आप जो है यहाँ पे 2 बार जो है कि आप जो है यहाँ पे 2 बार दिस कीवर्ड यूज नहीं, आप यहाँ पे 2 बार जो है दिस मेथड यूज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे 2 बार अगर चाहूं दिस मेथड यूज करना एक कंस्ट्रक्टर में तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है हमेशा फर्स्ट लाइन पे ही होगा।
अगर ये फर्स्ट लाइन हो तो ये फर्स्ट लाइन कैसे होगा, नहीं होगा ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम जो है सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर से किसी एक कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं इसका एग्जाम्पल। हम आते हैं अपने जावा प्रोग्राम पे और यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसको कॉल करते हैं। सपोज मैंने यहाँ बना था एक और कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, एक बनाता है नॉन पैरामीटराइज्ड, और यहाँ हम लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ हम कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, यानी हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो चुका है। ठीक है, देखते हैं कैसे इसको हम कॉल कर पा रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की यूज करते हैं दिस मेथड का। ये हम यहाँ पे हमने क्या यूज किया, दिस कीवर्ड का, लेकिन अब हम यूज करेंगे दिस मेथड का। कैसे कॉल करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ये हमेशा फर्स्ट लाइन पर ही होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस और ऐसे कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं अपने क्लास का जिसके अंदर में कोई भी पैरामीटर पास हमें नहीं करना है। इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट हमने जैसे लिखा दिस मेथड, इसने क्या किया, हमारा इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई भी पैरामीटर हमारे पास नहीं है, हमारे पास यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है। तो हम ये क्या करेगा कि इस नॉन पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को यहाँ से कॉल कर लेगा। अगर हमारे पास यहाँ पे होता इंट आई, तो यहाँ पे हमें एक पैरामीटर पास करना होता। सपोज मैंने यहाँ पे पास कर दिया 10, तब जाके इसको कॉल करता है ये। यानी कि जो भी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाह रहे हैं उसके पैरामीटर जो हमें यहाँ पे पास करने होते हैं, उसके टाइप के अकॉर्डिंग हमें उसके पैरामीटर यहाँ पास करने होते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 10 पास कर दिया, ये मेथड है तो हमें यहाँ पैरामीटर पास कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 10 पास कर दिया और हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं i इज इक्वल टू, और यहाँ हम निकलते हैं i की जो भी वैल्यू हमें डालेंगे वो यहाँ वैल्यू मिल जाएगी हमें। इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं। चूंकि आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमने यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल किया है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अपने इस वाले को, लेकिन इस वाले से हमने क्या किया कि दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे काम कर रहा है। हम इसको सेव करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे हमने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो यहाँ पे आएगा, इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर में आएगा। यहाँ पे आने के बाद उसको देखा सबसे पहले कि हमने दिस कीवर्ड लगाया हुआ है, दिस मेथड लगाया हुआ है। तो ये क्या करेगा, इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल, इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर घुस जाएगा वो घुसा यहाँ पे। अभी वो उसके नीचे नहीं गया है, वो डायरेक्टली क्या हुआ, वो दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर चला गया। यहाँ पे जाने के बाद उसने प्रिंट किया ये हमारा स्टेटमेंट जो कि था हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, तो उसने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया हुआ था i इज इक्वल टू आई, यानी कि जो भी हमने i की वैल्यू दी थी इसने उसको प्रिंट कर दिया। हमने यहाँ पे प्रिंट किया क्या, i इज इक्वल टू 10, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 पास किया हुआ था। जब इसका काम खत्म होगा तो ये कहाँ वापस चला जाएगा, वापस आ जाएगा इसके नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, इसको प्रिंट किया। उसके बाद जो हमने अपना काम किया हुआ था उसको उसने एग्जीक्यूट किया, जो हमने यहाँ पे वैल्यू पास किया था उसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया। यानी हमने यहाँ पे क्या किया कि अपने एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। आप किसी से भी किसी को भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज कि मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ से मैं एक और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लूं, यहाँ से मैं अगर डाल दूं दिस और यहाँ पे मैंने दे दिया 10 और यहाँ में दे दूं राम। ठीक है, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे इस वाले कंस्ट्रक्टर से हमने इसको कॉल कर दिया और इसके अंदर से फिर हम इसको कॉल कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एरर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाएगा रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर कॉल, यानी कि आपके एक से दूसरा कॉल हमेशा होते रह रहा है, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते, ये हमें एरर देगा। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। कोई दूसरा पैरामीटर होता तो हम उसको दूसरे किसी कंस्ट्रक्टर को इसमें से हम कॉल कर सकते थे। सपोज कि मैं यहाँ पे दे दूंगा दूसरा कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, हम डालते इसको नॉन पैरामीटराइज्ड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ हम लिख लेते हैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। हम क्या करते हैं इस वाले से अब इस वाले को कॉल करते हैं। क्या हम दिस मेथड जो है लास्ट में लिख सकते हैं, यहाँ पे दिस मेथड हम यहाँ पे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है हमेशा फर्स्ट लाइन पर ही रहेगा, हमें इसको फर्स्ट लाइन पे रखना पड़ेगा। आपको यहाँ दिखेगा कि दिस, ये कॉल टू दिस मेथड
मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर बॉडी, यानी कि ये हमारे कंस्ट्रक्टर बॉडी का हमेशा फर्स्ट लाइन होना चाहिए, सबसे पहला स्टेटमेंट यही होना चाहिए। हमने यहां से दे दिया, इसको सेव करते हैं, तो ये क्या करेगा, हमने कॉल किया, इसके अंदर से हमने कॉल किया इसको, इसने क्या किया, कॉल कर लिया इसको, तो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा वो, इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट इसको प्रिंट करेगा। आई होप कि आपको चीज समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम ये कंस्ट्रक्टर कॉल चेनिंग हो रही है, एक से दूसरा कैसे चेनिंग हो रही है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब। ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड, यानी इसको इनहेरिट नहीं किया जाता है। ठीक है, इनहेरिट का मतलब क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस, वहां पे आपको समझाऊंगा कि इनहेरिटेंस क्या होती है। ठीक है, वहां पे होगा कि ये जो है कंस्ट्रक्टर, ये इसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन एग्जिस्ट इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकता है। अभी आपको ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं पता होगा, लेकिन बस अभी थोड़ा सा आप रिकॉल कर लीजिएगा, जब हम पढ़ाएंगे आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो वहां पे बताऊंगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, वहां पे हम क्या इस कंस्ट्रक्टर को वहां पे हम कॉल कर पाते हैं कि नहीं, क्या उसके अंदर ये हो हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं, ये चीज हम वहां पे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था कि दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन इंटरफेस, यानी कि जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि हम इंटरफेस के अंदर भी जो है हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा दे कैन थ्रो एक्सेप्शन, यानी कि अगर इसमें कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो वो इसको थ्रो कर सकता है। एक्सेप्शन भी हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, कैसे उसको थ्रो करते हैं, ये सभी हम समझेंगे। ठीक है, और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कैन नॉट बी स्टैटिक, फाइनल एंड एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि हम कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक नहीं बना सकते, उसको हम फाइनल नहीं कर सकते और एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसको भी अब नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में समझेंगे डीपली। ठीक है, अगर हम बात करें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताना है किसी कंस्ट्रक्टर का, ठीक है, तो आप उनको बोल सकते हो, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है, आप एक बना दिया आपने, सपोज कि बैंक अकाउंट आपने बना दिया। ठीक है, आप ये चाहते हो जैसे हम किसी भी कस्टमर का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उसका अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट होल्डर नेम और उसका बैलेंस आप चाहते हो उसमें डिफॉल्ट सेट हो जाए। जैसे उसका अकाउंट क्रिएट हो तो आप चाहते हो उसका अकाउंट नंबर सपोज कि 1 2 3 4 5 जो भी सपोज उसका अकाउंट नंबर होगा, वो उसका अकाउंट नंबर, उसका नेम, सपोज उसका नाम हो गया प्रीतम, आपने वो डाल दिया, उसका सपोज उसने फर्स्ट टाइम में उसने 2 लाख रुपए डाल दिए, आप यहाँ पे 2 लाख रुपए मेंशन कर दो कि उसने उसके अकाउंट में जो है 2 लाख रुपए एडेड हैं। तो ऐसे करके आप इसका बैंक अकाउंट में कंस्ट्रक्टर का हम यूज कर सकते हैं। कैसे, उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए हम चाहते हैं कि जब भी उसकी अकाउंट ओपन हो उसके साथ इसका कुछ इनिशियल वैल्यू वहां पे सेट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इस अपने कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया आपका बैंक अकाउंट एक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या कवर कर लिया, कंक्लूजन देख लेते हैं। हमने यहाँ पे कवर किया टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर कितने कौन कौन से टाइप होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ओवरलोडिंग क्या होती है कंस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या, तो ये भी हमने पढ़ लिया। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू और कोडिंग के लिए, जब भी आप कोडिंग करते हो या फिर इंटरव्यूज देखो ना, वहां पे आपसे कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, वहां पे आपसे कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और इसको शेयर कीजिए। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक इस वीडियो पर रीच नहीं आएगा, ये वीडियो जो है बाकी लोगों तक नहीं पहुंचेगी। आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को। और आप लोग चाहते हो कि मैं कैसा वीडियो लेकर के आऊं, अगर आप चाहते हो कि मैं जो है इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊं, आप इंटरव्यू क्वेश्चंस लेकर के आऊं, तो वो भी लेकर के आऊंगा। आपको हमारे चैनल पे जो है मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे। ठीक है, आने वाले समय में जो है आपको मॉक इंटरव्यूज भी हमारे चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा टारगेट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो फिर हमारा भी मन नहीं करेगा वीडियोस क्रिएट करने का। आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।